जिस तरह की लाइफस्टाइल हम सब जी रहे हैं, सबकी स्किन उनकी एज से ज़्यादा लगने लग गई है। क्या ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन एज बढ़ती जा रही है? सबसे पहली चीज़ जो है वो पोल्यूशन है और आपका लाइफस्टाइल जो है, आप कम सोते हैं, अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो उससे आपकी एजिंग थोड़ी फास्ट होना शुरू हो जाती है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी जो है वो एंटी एजिंग पिल्स लेते हुए उनको सडन कार्डियक अरेस्ट आया एंड शी लॉस्ट हर लाइफ। जी जी जी। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आपके पास स्किन की कौन सी प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं? काफ़ी कॉमनली आता है कॉल्ड एज पीसीओडी। मतलब ये होता है कि आपके जो हार्मोन्स हैं उसमें इम्बैलेंस होता है। ट्रीटमेंट में हम जैसे जैसे वेट बढ़ता है आपकी स्किन थोड़ी डल हो जाती है, वेट कम होता है तो स्किन और ग्लो करने लगती है, ये हम सुनते हुए आए हैं, क्या ये सच भी है? एक और नई चीज़ ट्रेंड में आई है मार्केट में, वो है ओरल सनस्क्रीन। ओरल सनस्क्रीन्स होते हैं जो एक्चुअली में इफेक्टिव होते हैं। क्योंकि हम अभी फीमेल्स की बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि एक और चीज़ हमें टच करनी चाहिए, वो है स्ट्रेच मार्क। हर्पीस के बारे में मैं बात करना चाहूँगा आपसे। हाँ जी, जैसे कि हर्पीस जेनिटालिस एक वायरल इन्फेक्शन होता है एंड इट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो इनिशियली जब ये डिजीज़ के सिम्टम्स आते हैं, अगर कोई ब्लड डोनेशन के लिए जाता है, उनका हर्पीस का टेस्ट नहीं होता नॉर्मली। HIV का टेस्ट होता है, बाकी चीज़ों का टेस्ट होता है, ये मिस हो जाता है। तो मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जिन्होंने ब्लड लिया है किसी से, उनको पता नहीं किससे लिया, उनको हर्पीस हो गया है। Hello, I'm Dr. Manan. I am a dermatologist and I am practicing at Avya Skin Clinic. I am also the founder of Avya Skin Clinic and I am right now with Rohan. मनन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, मेरे को इनवाइट करना बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं तो मेरे को लगा कि एक बार आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, बातचीत भी हो जाएगी और आप कुछ में सोल्यूशन बता देंगे इन डार्क सर्कल्स का करना क्या है। जी जी। डार्क सर्कल्स का देखिए बहुत कुछ किया जा सकता है, एक चीज़ नहीं है। हम बहुत सारी कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओरल सप्लीमेंट्स आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने लिए। ओरल ग्लूटाथाइन शुरू कर सकते हैं। टॉपिकल क्रीम्स आते हैं, विटामिन सी के सीरम्स आते हैं और आप फिलर के इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं। PRP हम कर सकते हैं। वाह। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं। पर जो अंडर आई की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी पतली होती है, तो इसमें थोड़ा सा हमें प्रिकॉशंस भी लेके करना पड़ता है। तो मैं जो रोज़ खीरे लगा रहा हूँ उसको हटा दूँ फिलहाल? नहीं, वो बहुत अच्छा काम है जो आप कर रहे हो। उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे नहीं, पर आप ये कह रहे हैं? उससे आएंगे बहुत अच्छे, क्योंकि जो क्यूकम्बर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, अच्छा। बहुत खाने में और लगाने के लिए भी। सो अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक पॉइंट उठा, एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जो है वो एंटी एजिंग पिल्स लेते हुए उनको सडन कार्डियक अरेस्ट आया एंड जी शी लॉस्ट हर लाइफ। जी 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 सो मैं इसमें डिटेल में आपसे बात करना चाहूँगा, ये सारे ट्रीटमेंट्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जी। वो ट्रीटमेंट्स रियल में कितने सेफ हैं, क्या क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्या एंटी एजिंग प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स को भी डैमेज कर रहा है, क्या कार्डियक अरेस्ट का हम सबको रिस्क है? मैं चाहूँगा हम इस पर बहुत ही ओपनली बात करें, जैसे कि लोगों को पता है कि क्या ये चीज़ें जो है क्या साइड इफ़ेक्ट्स भी साथ में लेके आ रही है, इफ़ एनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जैसे आपने नाम लिया ग्लूटाथाइन का, सबको नॉलेज है ग्लूटाथाइन के बारे में जी। पर और भी जैसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में आम लोगों को नहीं पता है, बट वेस्टर्न पॉपुलेशन को पता है और वो यूज़ भी कर रही हैं। राइट। जिनमें से जैसे एक नाम मैं लेना चाहूँगा, रेसवेरेट्रॉल करके है। बट ये सारी जितनी भी दवाइयाँ हैं, रेसवेरेट्रॉल हो गया, पिक्नोजेनॉल हो गया है, एस्ट्राजेंथिन जो जिसका नाम मैंने पहले लिया था, जी। तो ये अभी प्रॉपरली साइंटिफिकली स्टडीड नहीं है। तो ये लोग कर रहे हैं, पर कितने डोज में आप ले रहे हो, इवन विद ग्लूटाथाइन, अगर आप 3 ग्राम तक भी लेते हैं ग्लूटाथाइन, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई साइड इफ़ेक्ट करेगा आपकी बॉडी में। राइट। पर जिसको साइड इफ़ेक्ट करना होता है वो कर भी सकता है। और तो अगर जैसे कोई ओवरडोज करता है ग्लूटाथाइन का, सो वी डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम कर सकता है वो आपको। हो सकता है कि जो कार्डियक अरेस्ट उनको हुआ है, ये ओवरडोज की वजह से हुआ है, या कॉम्बिनेशन किया है 2-3 मेडिकेशंस का। तो रेसवेरेट्रॉल भी ऐसे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा हार्ट के साथ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। और भी दवाइयाँ लोग लेते हैं एंटी एजिंग के लिए, जो जैसे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हैं। तो ये जो दवाइयाँ हैं, ये आप अगर कितना ले रहे हो और ओवरडोज तो नहीं कर रहे हो, तो अगर आपने ओवरडोज कर दिया तो ये शायद साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती हैं आपको। और आपके जैसे बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, आर्टरीज़ में भी चेंजेस आते हैं। कोलेस्ट्रॉल होता है लोगों को, कोलेस्ट्रॉल भी जैसे आर्टरीज़ में भी जमना शुरू हो जाता है। राइट। तो हो सकता है कि कोई मेडिकेशन इस टाइप की उन्होंने ओवरडोज करी है जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट हुआ है।
जी सो जी सबसे सेफ प्रोसेस आपके हिसाब से इन सब में से क्या है जिसको विदाउट हेजिटेशन अप्लाई किया जा सकता है एवरीडे लाइफ में, जो भी कोई चाहे अपनी स्किन में बेटर करने के लिए जी जी। ये वाला प्रोसेस अप्लाई कर सकता है? देखिए, डीपिगमेंटिंग क्रीम्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। जैसे कोजिक एसिड हो गया है, आर्ब्यूटिन हो गया है, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आजकल टॉपिकल ग्लूटाथाइन भी होता है, ग्लूटाथाइन की पील्स भी होते हैं, फेरुलिक एसिड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी आप खा भी सकते हैं, काफ़ी अच्छा भी होता जी। है विटामिन सी। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होते हैं। ऑब्वियसली आज जिस तरह की लाइफस्टाइल हम सब जी रहे हैं, सबकी स्किन उनकी एज से ज़्यादा लगने लग गई है। जी मैं भी अगर अपनी स्किन के बारे में, स्किन एज की बात करूं, तो वो मेरी रियल एज से थोड़ी ज़्यादा ही लगती है। सो आपके हिसाब से क्या ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन एज बढ़ती जा रही है? नहीं, सबसे पहली चीज़ जो है वो पोल्यूशन है, और आपका लाइफस्टाइल जो है। कोई अगर आपको हैबिट्स होते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं होती है, बेसिक चीज़ें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। जैसे आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स एंड पीपल आई मीट कोई सनस्क्रीन नहीं लगाता है, और डेली डेली आपका धूप में एक्सपोजर होता है, कितना आप पोल्यूशन में रहते हैं, आप कम सोते हैं, अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो उससे आपकी एजिंग थोड़ी फास्ट होना शुरू हो जाती है। राइट। लेकिन सर आपने अभी सनस्क्रीन की बात करी, तो सनस्क्रीन्स में दो तीन सवाल है मेरे। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अब बहुत तरह की सनस्क्रीन्स आ गई हैं। बिल्कुल। हर एक इंसान जो कंपनी है वो SPF बढ़ा बढ़ा के सनस्क्रीन निकाले जा रहा है। सनस्क्रीन के स्प्रेज आ गए हैं। हाँ। सो क्या ये सब मार्केटिंग गिमिक है या रियल में सनस्क्रीन्स जो मार्केट में बिक रही हैं वो इफ़ेक्टिव है? नहीं, ये मार्केटिंग गिमिक नहीं है। काफ़ी सारा इसमें रिसर्च जाता है, साइंस जाता है, और सनस्क्रीन्स बहुत इफ़ेक्टिव भी होती हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि SPF 15 ज़्यादा बेटर है या SPF 100 ज़्यादा बेटर है, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि SPF 100 ज़्यादा बेटर है। राइट। तो ये SPF आप 50 के ऊपर 70 तक जा सकते हैं, 90 100 तक भी जा सकते हैं SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो होता है। बट अगर इसमें जितना ज़्यादा आपका SPF रहेगा, वो आपको और ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। ओके। तो ये प्रूवन है साइंटिफिकली। SPF 15 है, मतलब वो और ज़्यादा कम आपको प्रोटेक्शन देगा। वो SPF 15 मैं भी बच्चों के लिए इस्तेमाल करता हूँ, नॉट फॉर अडल्ट्स। ट्रू। सर एक और चीज़, क्योंकि ऑब्वियसली हम हमने बच्चों की बात करी, एडल्ट्स की बात करी, सो मैं सीधा महिलाओं पर भी आना चाहूँगा। जी उनका स्किन केयर रूटीन और आदमियों का स्किन केयर रूटीन जो है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है, बिल्कुल। है ना? तो आपके हिसाब से आइडियल स्किन केयर रूटीन क्या है जो हर एक मेल फीमेल किसी को भी एवरीडे फॉलो तो करना ही चाहिए, इतना तो एटलीस्ट अपनी स्किन के लिए करो? जी जी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा रोहन, कि जैसे कि जो फीमेल्स की जो स्किन होती है, फेशियल स्किन वैसे भी हमारी पतली होती है, राइट। और फीमेल्स की और पतली होती है, तो उनको रिंकल्स फास्ट आते हैं। आप देखेंगे हमेशा 40 ईयर ओल्ड की रिंकल्स बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि फ़ैट लॉस उनका और कम हो जाता है स्किन से। मेल्स का थोड़ा सा लेट होता है, तो उनको भी रिंकल्स आते हैं, बट वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है और कितना आपका वो एक्सपोजर हो रहा है पोल्यूशन से। जहाँ तक रहा कि डेली रूटीन के बारे में, तो फीमेल्स ज़्यादातर मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स ज़्यादा लगाती हैं, सनस्क्रीन ज़्यादा लगाती हैं, और वो अच्छा भी रहता है स्किन के लिए। राइट। सर उनकी एक और प्रॉब्लम होती है जो अक्सर हमारे वीडियोस पे भी कमेंट्स में आती है, एक्ने, पिंपल्स, इन सब की बात करो। इनके लिए क्या किया जा सकता है, कैसे इनको अवॉइड कर सकते हैं, या फिर अगर ये हो गए हैं तो सबसे सेफ और सबसे इजी और सबसे फास्टेस्ट सोल्यूशन क्या है? क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि महिलाएं जिस दिन कोई स्पेशल डे होता है लड़कियों की लाइफ में, उससे पहले पिंपल आ जाता है। हाँ हाँ हाँ। कल परसों शादी में जाना है, आज पिंपल हो गया, अब वो परेशान घूम रही हैं। सो आपके हिसाब से अगर पिंपल को अवॉइड कर सके तो वो क्या तरीका है, और अगर हो जाता है तो उसको फिर किस तरह से तुरंत इमरजेंसी में ट्रीट भी कर सकते हैं? सबसे पहली बात, अगर जैसे स्ट्रेस कम लें, अगर आपको स्ट्रेस भी होता है, देखा जाता है कॉर्टिसोल आपका बढ़ जाता है बॉडी में, और वो पिंपल्स भी एक दो कॉज कर सकता है। इसके अलावा आपकी जो डाइट होती है, अगर आप जैसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो वो फैटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो और एक्ने के ब्रेकआउट्स कर देते हैं। हाई प्रोटीन डाइट भी जो होता है, तो बहुत टिपिकली मैं जैसे देखता हूँ कि एक चीज़ होती है कॉल्ड एज हार्मोनल एक्ने। 18 साल के लड़कों में, 19 साल के लड़कों में आप देखोगे कि हार्मोनल ब्रेकआउट ज़्यादा आते हैं। राइट। वो इसलिए होता है क्योंकि उनका हार्मोन ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, या फीमेल्स में जो फीमेल हार्मोन होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये आपका डाइट, अगर आप ज़्यादा हाई प्रोटीन खाते हैं,
तो वो भी बढ़ा देता है आपके हार्मोन्स को। तो वो भी डाइट एक कारण होता है, और दूसरा होता है लाइफस्टाइल। अगर आपने मतलब कम सो रहे हैं और कुछ भी खा रहे हैं, ऑल दैट थिंग्स रियली मैटर। सो अगर किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है तो उसकी वजह से पिंपल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो आपको ज़्यादा एक्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मूव ऑन करो। मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। लेकिन सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को पिंपल हो जाता है किसी बड़े इवेंट से पहले, सो कोई ऐसा तरीका है जिससे उसको क्विकली सप्रेस किया जा सकता है पिंपल को? बिल्कुल, देखिए एक्ने जो होता है जब वो आता है, तो जब वो जाता है पर्टिकुलरली, वो या तो आपको स्कार कॉज करके जाएगा या फिर ये मार्क छोड़ के जाएगा, जिसे हम PIH बोलते हैं। कभी कभी वो दोनों भी देखा जाता है लोगों में। ओके। तो आपका जैसे जो हम एक नई रिसर्च चली है इसमें कि हम कभी कभी प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एक्ने के पेशेंट्स में। ठीक है। तो उसको उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल देखा गया है, और फॉर एक्ने। तो आप जैसे प्रोबायोटिक्स भी लेते हैं, वो थोड़ा प्रिवेंट करेगा आपको। और साथ में जैसे अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगर डिपेंड करता है कि एक्ने कौन सी ग्रेड का है। माइल्ड एक्ने है तो हमें एंटीबायोटिक्स और जेल से ठीक करना पड़ेगा। किसी को जैसे बार बार एक्ने होता है तो उनको स्कारिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं कोई ओरल रेटिनॉइड उनको प्रेफर करूँगा। ठीक है। तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। राइट। सो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आपके पास स्किन की कौन सी प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं? मेरे पास सारे प्रकार के पेशेंट्स आते बट हैं। एक जो आपने ऑब्जर्व किया हो कि इसके केसेस अब बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, एक केस जो मैं अभी देख रहा हूँ काफ़ी कॉमनली आता है, कॉल्ड एज PCOD, हाँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन Right. डिजीज़। और इसका मतलब ये होता है कि आपके जो हार्मोन्स हैं उसमें इम्बैलेंस होता है। बेसिकली इट मीन्स दैट कि एक फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, जो मेल हार्मोन होता है वो ज़्यादा होता राइट। है। और ये मिथ्स भी होते हैं इसमें कि थोड़े से, जैसे कि वेट ओबेसिटी या वेट ज़्यादा की वजह से होता है। मैंने पतली फीमेल्स को भी देखा है, उनका जब मैं ब्लड टेस्ट कराता हूँ पतली फीमेल्स का निकल आता है PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके। तो ऐसे में फिर क्या उनका ट्रीटमेंट रहता है, क्या आगे रहता है? ट्रीटमेंट तो देखिए बात की बात है, बट जो उनके सिम्टम्स होते हैं, बेसिकली सिम्टम्स काफ़ी वेरी करते हैं। हेयर फॉल भी हो सकता है, उनको फेशियल हेयर भी हो सकता है, ओके। एक्ने भी हो सकता है, उनको इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इरेगुलर पीरियड्स भी होते हैं, या फिर सब हर चीज़ का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। राइट। मतलब एक्ने विथ हेयर फॉल एंड ऑल दैट। ट्रीटमेंट में हम एक कॉम्बिनेशन करते हैं, जैसे मैं अलग तरीके का ट्रीटमेंट देता हूँ, जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन जो प्रूवन होता है, वो हम देते हैं। मेटफॉर्मिन देते हैं, एक दवाई होती है कॉल्ड, जो डायबिटिक्स में भी दी जाती है। तो उससे इनका हार्मोनल इम्बैलेंस थोड़ा रुकना शुरू हो जाता है। ओके। कभी कभी हम कुछ मेडिकेशंस भी देते हैं जो सप्लीमेंट्स की तरह काम करते हैं, जैसे ओमेगा-3 फैटी एसिड्स हो गए हैं, आइनोसेटॉल करके एक मेडिकेशन है, वो भी काफ़ी अच्छा काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके। सर आपने अभी वेट की बात करी तो मैं आपसे वेट के ऊपर ही पूछना चाहता हूँ, क्या जैसे जैसे वेट बढ़ता है आपकी स्किन थोड़ी डल हो जाती है, वेट कम होता है तो स्किन और ग्लो करने लगती है, ये हम सुनते हुए आए हैं, क्या ये सच भी है? नहीं, ये सच है। देखिए थोड़ा से जैसे जो लोग थोड़े बल्की होते हैं, तो उनका फेशियल भी फैट होता है, बचा रहता है। जो लोग ज़्यादा पतले होते हैं उनका फेशियल फैट भी ख़त्म होने लग जाता है। ओके। तो उनको रिंकल ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि जैसे 45-50 के बाद में आपका जो फेशियल जो है फैट, वो उसका लॉस होना शुरू हो जाता है। राइट। तो जो लोग और पतले हैं उनको रिंकल्स फास्ट आएंगे। ठीक है। फेयरनेस क्रीम्स के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? जी जी। अब तो खैर वो हटा दिया गया है कि आप उस फेयर वर्ड यूज़ करें उनमें से, बट जो फेयरनेस क्रीम के नाम से इतनी सारी कंपनीज हैं जो ये बोलते हैं कि आपका हम शेड्स जो हैं स्किन टोन चेंज कर देंगे, सो इज़ इट लाइक आपके हिसाब से इज़ इट पॉसिबल कि आप क्रीम को अगर रेगुलरली यूज़ करें तो आपकी स्किन टोन चेंज हो सकती है, और हो सकती है तो कितनी चेंज हो सकती है? देखिए अभी क्या कहते हैं, कुछ ही साल पहले जैसे हमारे जो ड्रग रेगुलेटर जो होते हैं जी। उन्होंने एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम्स को बैन कर दिया था इंडिया में। ओके। ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम जैसे कि एक सब्सटेंस है कॉल्ड एज हाइड्रोक्विनोन स्टेरॉइड, ठीक है। एक और सब्सटेंस है स्टेरॉइड, और एक डीपिगमेंटिंग क्रीम। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज इसको बना रही थी और वो सेल भी हो रहा था काफ़ी सारा। और ये इससे फिर क्या पता चला कि इनका जो पिगमेंटेशन है टेम्परेरी कम तो हो जाता है पर दोबारा बढ़ जाता है। ठीक है।
तो फेयरनेस क्रीम्स देखिए क्या होती हैं, बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। जैसे कोजिक एसिड हो गया है, आर्बुटिन हो गया है। इसमें से सबसे सेफ़ कौन सी होती है वो हमें चूज़ करना पड़ता है। ठीक है। कभी कभी कुछ फेयरनेस क्रीम सूट भी नहीं करती हैं कुछ लोगों को। ओके। जैसे कभी कभी कोजिक एसिड के साथ हमने देखा है कि पिगमेंटेशन कम करने के लिए होता है, बट वो बढ़ा देता है पिगमेंटेशन को। ठीक है। जी जी। और इसी प्रकार से काफ़ी सारे मतलब हमारी कंट्री में हाइड्रोक्विनोन करके एक सब्सटेंस है जो इस्तेमाल किया जा रहा था बहुत टाइम से। सोचा गया था कि पिगमेंटेशन कम करता है, पर एक्चुअली में देखा गया कि उसी से बढ़ रहा है पिगमेंटेशन, और फिर उसको बैन बैन किया है। सो फेयरनेस क्रीम पर पैसा लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं। फेयरनेस क्रीम्स आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स तो नहीं देने वाले हैं, वो आपको शॉर्ट टर्म गेन्स देंगे। बिफोर एनी इवेंट आप करना चाहते तो हैं, इससे बढ़िया फिर मेकअप ही कर लो। हाँ, या फेशियल कर लीजिए। या फेशियल कर लो, ज़्यादा जी बेटर जी है। राइट। सर, एक और बहुत ज़्यादा क्रेज़ जो है वो बॉलीवुड में दिख रहा है कोलाजन का। तो जी मैं जी। उसके बारे में समझना चाहूँगा कि क्या ये भी काम करता है, या पहले तो ये समझा दीजिए कि आप एग्जैक्टली है क्या, और उसके बाद इसका इतना क्रेज़ क्यों बढ़ता जा रहा है। देखिए, कोलेजन एक प्रोटीन होता है, जो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है जो आपके बॉडी में बहुत प्रोमिनेंट होता है, और आपके स्किन में, नेल्स में, बोन्स में, कार्टिलेज में, हर जगह मौजूद होता है कोलेजन। ठीक है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे टाइप 1 होता है वो स्किन में देखा जाता है कोलेजन का। बट अभी कोलेजन जो है वो इतनी ईजिली अवेलेबल तो आपको मिल जाएगा, बट वो नॉन वेजिटेरियन फॉर्म से ही निकला जाता है। जैसे कि बोवाइन फॉर्म, यानी कि काऊ से मिला जाता है, या फिर फिश से मिला जाता है, जिसे हम मरीन कोलेजन कहते हैं। ठीक है। तो कोलेजन का देखिए रोल देखा जाता है कि जैसे जब भी आप पाउडर फॉर्म में कोलेजन लेते हैं तो ये आपके गट में जाता है, गट से अब्जॉर्ब होता है, और फिर ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोलेजन आपका स्किन हाइड्रेशन बढ़ा देता है, स्किन इलास्टिसिटी भी वो आपका बढ़ा देता है। तो ये स्किन के लिए अच्छा देखा गया है, और पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं कोलेजन के साथ में। सो इसका जो इतना बॉलीवुड में क्रेज़ बढ़ रहा है, आपके जी हिसाब से जी। इट इज़ वर्किंग। इट्स वर्किंग। एंड अभी जो जिन लोगों को नॉलेज है इसके बारे में, तो कोलेजन एक्चुअली में काम करता है। बट ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको लेना पड़ता है। पाउडर फॉर्म में ज़्यादातर मिलता है कोलेजन। हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन होता है एक पर्टिकुलर टाइप, वो ज़्यादा बेटर अब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी से। ठीक है। एक और नई चीज़ ट्रेंड में आई है मार्केट में, वो है ओरल सनस्क्रीन। जी जी सनस्क्रीन पिल्स आ गई हैं जी जी जी। कि आप पिल खाओ और काम हो गया। पहले हम लगाते थे, फिर स्प्रेज आए, अब खाने के लिए आ गई हैं। हाँ जी हाँ जी। सो ये ओरल सनस्क्रीन्स काम कर रही हैं। बिल्कुल काम कर रही है। जिनको नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में, ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है ओरल सनस्क्रीन्स। तो ओरल सनस्क्रीन एक्चुअली में काम करती हैं, और वो ऐसे काम करती हैं कि वो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट बढ़ा देती हैं आपकी बॉडी में। ठीक है। तो जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यूवी रेज से होता है उसको वो कम्बैट कर देती है। तो अलग अलग टाइप के ओरल सनस्क्रीन्स होते हैं जो एक्चुअली में इफेक्टिव होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव देखा जाता है एस्टाजेंथीन। ठीक है। तो एस्टाजेंथीन जो होता है वो एक्चुअली में 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है विटामिन सी से, 1000 टाइम्स। ओके। और ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है एस्टाजेंथीन को, और आपके जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है उसको भी वो बढ़ा देता है काफ़ी ज़्यादा। और भी बहुत टाइप के ओरल सनस्क्रीन्स होते हैं, जैसे रेसवेरेट्रॉल बोलते हैं हम, ठीक वो है। होता है, पिक्नोजेनॉल होता है, पॉलीपोडियम होता है। बट सर, लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपसे समझूं, तो जी। ओरल सनस्क्रीन, अगर मैंने एक पिल ली सनस्क्रीन की, तो मेरी बॉडी पे क्या बेटर इम्पैक्ट आएगा रादर देन अप्लाइंग सनस्क्रीन्स इन लिक्विड फॉर्म और स्प्रे फॉर्म। ओरल सनस्क्रीन्स उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है जो ज़्यादा ट्रैवलर्स होते हैं, माउंटेनियर्स हो जाते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, जो ज़्यादा सन में जिनको ज़्यादा काम रहता है, एक्सपोज रहते हैं एक्सपोज रहता है। तो उनको देखा जाता है कभी कभी सन से आपको कैंसर भी हो सकता है। राइट। तो वो भी प्रिवेंट करता है ओरल सनस्क्रीन। और नॉट ओनली वो आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, वो आपके एंटी कैंसर भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, डिटॉक्सिफाई करता है आपकी बॉडी को। सो क्या मैं अपनी डेली लाइफ में ओरल सनस्क्रीन्स ले सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप ले सकते हैं। और ओरल सनस्क्रीन्स खाली बस ओरल सनस्क्रीन्स नहीं होते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं आपकी बॉडी में। सो इसके लिए कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, या ऐसे ही आप ले सकते हो? आप ले सकते हैं, ओवर द काउंटर ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। ओके। इसी के साथ साथ सर, मैं ऑब्वियसली हम जब स्किन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो
ग्लूटाथायोन की बात भी मैं करना चाहूँगा। जी उसके जी बाद मैं समझना चाहूँगा मैं एग्जैक्टली अगर आप एक ईजी लैंग्वेज में समझा सके कि हमें एग्जैक्टली ये क्या है, कैसे काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्लूटाथायोन जब आया था ड्रग, वो इट वाज एक्चुअली एन एक्सीडेंटल ड्रग, ठीक है। तो वो लिवर के जो डॉक्टर्स होते हैं, लिवर स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्होंने कुछ ट्राई किया था ग्लूटाथायोन अपने पेशेंट्स को आईवी देके, और देखा गया था कि वो लिवर को थोड़ा डिटॉक्सिफाई कर रहा है। एंड फिर बाद में जाके उन्होंने देखा कि आपकी स्किन भी थोड़ी सी, जो पेशेंट्स हैं उनकी स्किन थोड़ी सी फेयर होना शुरू हो गई, और बाद में जाके ये डर्माटोलॉजी में इसका इफेक्ट देखा गया प्रॉपरली, और फिर यूज़ भी होने लगे ग्लूटाथायोन का। तो ग्लूटाथायोन बेसिकली कैसे काम करता है, वो डिटॉक्सिफाई करता है आपके लिवर को, और बट ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है, इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं देता। कम से कम 6 महीने से लेकर 9 महीने तक आपको रेगुलरली ग्लूटाथायोन खाना चाहिए। ठीक है। 500 mg से लेके 1000 mg तक के बीच में आप खा सकते हैं। आईवी भी लोग लेते हैं ग्लूटाथायोन, आईवी ड्रिप्स होती हैं ग्लूटाथायोन की, 2 ग्राम्स तक जाते हैं, कभी कभी 2.5 ग्राम्स तक भी लोग लेते हैं पर सिटिंग। तो ये काफ़ी अच्छा रोल देखा गया है ग्लूटाथायोन का, बट एक्सपेंसिव होता है, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रिजल्ट्स आते हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आते हैं। राइट। सर ऑब्वियसली अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं टच करना चाहूँगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन सब चीज़ों की जो स्किन को बेटर करते हैं, आपकी एज को थोड़ा कम करते हैं। जी जी सर एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में चाहूँगा हम डिटेल में बात करें, वो है नेचुरल फैट बर्नर्स। सो फैट बर्नर की भी जब बात आती है तो एक डर साथ आता है कि ये आपके बॉडी पार्ट्स पे, किडनी पे में भी, लिवर पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। जी जी काफ़ी सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि फ़ैट बर्नर्स मत लो, जो आपके घर की रेमेडीज़ हैं वो करो। बट नेचुरल फैट बर्नर्स जो हैं, मैं इनके बारे में समझना चाहूँगा कि ये क्या हैं, कैसे काम करते हैं और कितने सेफ़ ये हैं। देखिए, फैट बर्नर्स जैसे आपने बताया फैट बर्नर्स के नाम लिया, तो कैफ़ीन के प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, बट कैफ़ीन के प्रोडक्ट्स थोड़े डेंजरस हो सकते हैं आपके हार्ट के लिए। जी। तो ओवर स्टिमुलेट कर देता है, एड्रीनलिन लेवल और बढ़ा देता है, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बीपी भी बढ़ा सकता है आपका। बट नेचुरल फैट बर्नर आपने बताया, तो एक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफ़ी अच्छा काम करता है लोगों को, उसे कहते हैं हम एल कार्निटीन। ओके। बट ये आम लोगों को नहीं पता है, आम जनता को इसके बारे में इतना पता नहीं। बिल्कुल सेफ़ है ये, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है, आपका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे फास्ट करना शुरू कर देता है। तो ये ऐसे काम करता है कि आपकी जो बॉडी के जो फैट होता है उसको बर्न करना शुरू कर देता है। इवन व्हेन यू आर सिटिंग या आप काम नहीं कर रहे हो, फैट आपका बर्न होता रहेगा। तो ये अगर आप जो अप्रोप्रिएट डोज होता है 500 mg से लेके 800 mg या 900 mg तक आप लेते रहें एल कार्निटीन, तो ये अच्छा इफेक्ट इसका देखा गया है। कोलेस्ट्रॉल भी कम करना शुरू कर देता है नेचुरली। बट एल कार्निटीन अकेले सिंगल मॉलिक्यूल में अवेलेबल नहीं होता है। अच्छा। तो ये इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेडिकेशंस मिलता है, जैसे कि एल आर्जिनिन के साथ मिलेगा, लाइकोपीन के साथ मिलेगा। लाइकोपीन भी बहुत अच्छी मॉलिक्यूल है, जो आपका हार्ट का जो बीपी होता है, बीपी को थोड़ा कम करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, और यूवी सन से भी बचाता है। सन यूवी प्रोटेक्शन भी लाइकोपीन से काफ़ी अच्छा देखा गया है। ठीक है। सब प्रोबायोटिक्स की बात भी मैं करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बोली जाती हैं, घर में ही बोली जाती हैं, अब सोशल मीडिया पर भी आती हैं कि ये भी काफ़ी हेल्प करते हैं स्किन में। जी सो जी स्किन को और बेटर करने के लिए। सो आपका प्रोबायोटिक्स पे क्या टेक है? देखिए, अभी स्किन में काफ़ी रिसर्च चल रही है प्रोबायोटिक्स के लेके, और देखा गया है कि काफ़ी सारे जो एक्जिमा की कंडीशंस हैं, इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशंस हैं, इवन एक्ने, इसमें थोड़ा सा अगर हम प्रोबायोटिक्स भी दे देते हैं, तो प्रोबायोटिक्स का एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल होता है। ओके। एक कंडीशन होती है कॉल्ड एज एटोपिक डर्माटाइटिस। तो इसमें बच्चों में देखी जाती है, इन्फेंट्स में देखी जाती है, और इसमें देखा जाता है कि स्किन काफ़ी फट रही है बच्चों की, और ये जेनेटिक कंडीशन होती है, बार बार होती रहती है लोगों बच्चों को। तो इसमें हम देखा जाता है जो उनका जो गट होता है, गट के जो स्टूल एनालिसिस जब हम ने की हुई है, मतलब साइंटिफिक स्टडी जब हुई है इनके स्टूल एनालिसिस में, तो देखा गया है कि कुछ बैक्टीरिया की कमी देखी गई है। ठीक है। तो जब हम ये प्रोबायोटिक्स देते हैं इवन इन अडल्ट्स, तो कुछ रोल इसका अच्छा देखा गया है, स्किन एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल देखा गया है इसमें। ठीक है। तो एक्जिमा में भी कभी अभी इस्तेमाल कर रहे हैं जो एडवांस्ड डर्माटोलॉजिस्ट हैं, और जिनको नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, और इवन सोरियासिस में भी कुछ कुछ डर्माटोलॉजिस्ट प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट।
एक और सर, आप क्योंकि हम अभी फीमेल्स की बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि एक और चीज़ हमें टच करनी चाहिए, वो है स्ट्रेच मार्क्स। जी जी। जिससे महिलाएं जो है वो काफ़ी जूझती भी हैं, और वो उनके लिए एक बहुत बड़ा स्टिग्मा हो जाता है कि मुझे स्ट्रेच मार्क्स हैं। सो फिर उसको कैसे हटाएं? उसकी क्रीम्स भी आती हैं जो ये क्लेम करती हैं कि हम उसको हटा सकते हैं। तो आपके हिसाब से सबसे ईजीएस्ट वे क्या है उसको डील करने का? स्ट्रेच मार्क्स वैसे भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ठीक करने के लिए। इसके लिए हम जैसे माइक्रो नीडलिंग करके एक प्रोसीजर होता है, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी, उसके कुछ सेशंस आप ले सकते हैं इन कॉम्बिनेशन विद पीआरपी ट्रीटमेंट। जी। और इससे फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अदर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हो जाते हैं, CO2 लेज़र भी आप कर सकते हैं स्ट्रेच मार्क्स के लिए। इतना आसान नहीं होता स्ट्रेच मार्क्स ठीक करना, मल्टीपल सेशंस लगते हैं स्ट्रेच मार्क्स के लिए। बट ओवर द टाइम आप इससे निजात पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। सर, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ऑब्वियसली बहुत कम बात हुई हुई है, बहुत ही शैडोड है, टैबूज भी हैं, नॉलेज भी कम है लोगों को इसके बारे में। जी। तो मैं चाहूँगा उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करें। हर्पीस के बारे में मैं बात करना चाहूँगा आपसे। हाँ जी, हाँ सो जी। पहले तो आप अगर इजी लैंग्वेज में बता सकें कि एग्जैक्टली ये क्या है एंड कैसे ये ट्रांसमिट होता है, इफ़ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन। तो देखिए, हर्पीस एक डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं हर्पीस जेनेटालिस, और ये बहुत डिफरेंट होती है हर्पीस जोस्टर से। तो हर्पीस जोस्टर जो होता है वो हर किसी को 60 की उम्र के बाद देखा जाता है। दाने दाने आ जाते हैं फेस में और एक पार्ट ऑफ द बॉडी में, और बाद में जाके पेन होता है उनको। वो ठीक उसे है। वो चिकन पॉक्स के वायरस का ही पार्ट होता है। वो नेचुरल होता है, हाँ, हो जाता है वो वो। नेचुरल होता है। एक एक डिजीज़ होती है कॉल्ड एज हर्पीस जेनेटालिस। तो ये बीमारी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, और ये बहुत कॉमनली भी देखी जाती है। मैं बहुत कॉमनली बहुत सारी पेशेंट्स को देखता हूँ जिनका आ जाता है पॉजिटिव। कभी कभी मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं जो यूरोलॉजिस्ट से रेफ़र किए गए हैं कि यूरोलॉजिस्ट आप सब कुछ दे रहे हो पेशेंट को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है उनको। उनका टेस्ट कराता हूँ मैं हर्पीस का, पॉजिटिव निकल आ जाता है, और फिर मैं उनको एंटीवायरल ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ। सो देखिए, हर्पीस जेनेटालिस एक वायरल इन्फेक्शन होता है एंड इट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है। तो इनिशियली जब ये डिजीज़ के सिम्टम्स आते हैं वो एक रैश के फॉर्म में आते हैं, पर नहीं भी आ सकते हैं क्योंकि कभी कभार पेशेंट को याद नहीं रहता कि छोटे छोटे कुछ दाने आए थे। तो ये रैश कहाँ पे आता है? ये प्राइवेट पार्ट में आता है, 1 हफ्ते तक ये रैश लास्ट करता है और फिर वो चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये वायरस अब आपके ब्लड के अंदर आ जाता है, तो ये वायरस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, और फिर वो सिम्टम्स कॉज करता है। तो सिम्टम्स जो होता है वो हम देखते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स की तरह आता है, बोथ मेन में भी और फीमेल्स में भी। ठीक है। तो जैसे फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, बार बार बाथरूम आना, जलन होना, और उनका अगर हम यूरिन का एग्जामिनेशन भी करते हैं तो सब कुछ मतलब नॉर्मली आता है। उनके कॉलोनाइजेशन तो ज़्यादा दिखाई देते हैं। एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं फिर भी आराम नहीं पड़ रहा है पेशेंट को। तो ऐसे केसेस में हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि उनको हर्पीज़ है। और देखिए, ये यंग लोगों में बहुत प्रेवलेंट होता है। दे हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, सम ऑफ देम। तो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा लोग अनअवेयर हो जाते हैं कि आपको इस प्रकार की बीमारी भी आ जाती हैं। और बहुत सरप्राइजिंग ये है कि इवन अगर कोई ब्लड डोनेशन के लिए जाता है उनका हर्पीस का टेस्ट नहीं होता नॉर्मली, HIV का टेस्ट होता है, जी। बाकी चीज़ों का टेस्ट होता है, ये मिस हो जाता है। तो मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जिन्होंने ब्लड लिया है किसी से, उनको पता नहीं किससे लिया, उनको हर्पीस हो गया है। जी Okay. जी। तो ये बीमारी भी इनक्योरेबल होता है, बट हम कुछ ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे 6 महीने की अगर आप सप्रेसिव ट्रीटमेंट लो तो आपको रेकरेंसेस होने के चांसेस, यानी कि बार बार होने के चांसेस कम होते हैं। ओके। तो देखा जाता है अगर हम 1 हफ्ते की ट्रीटमेंट इनिशियली देते हैं, उसके बाद फिर से 2 महीने के बाद वो वायरस फिर से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, फिर से डिजीज़ कॉज कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली परेशान कर देता है पेशेंट को कि मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ इस बीमारी से। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बार बार हर 2-3 महीने में बीमारी आ जाती रही है है। और परेशान कर देती है। और कपल्स में देखा जाता है और प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि मान लीजिए एक कपल ने कोर्स ख़त्म किया है अपना, पर दूसरे कपल को पता नहीं कि उनको भी ये प्रॉब्लम है, तो फिर से वो जैसे कांटेक्ट करते हैं अपने पार्टनर के साथ, फिर से उनको ये होने के चांसेस होते हैं। बट सर, जैसे HIV जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट पे होता है। जी। सो अगर हम हर्पीस की बात करें तो ये भी क्या अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से होता है, या प्रोटेक्टेड सेक्स में भी इसके चांसेस होते हैं?
प्रोटेक्शन भी 100% नहीं होता, कट्स उसमें भी लग जाते हैं प्रोटेक्शन में, और म्यूकस एक्सचेंज होता है, ब्लड थोड़ा बहुत एक्सचेंज हो जाता है। तो उसमें भी चांसेस रहते हैं। बिल्कुल। सर मैं जेनिटल वॉर्ट्स की बात भी करना चाहूँगा यहाँ पे जी जी। कि ये क्या होता है, पहले तो आप ये समझा सकें मुझे, और ये कैसे ट्रांसमिट होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके प्रिकॉशंस होते हैं? जेनिटल वॉर्ड्स भी एक प्रकार का एसटीडी होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, और ये एचपीवी वायरस की वजह से कॉज किया जाता है। ठीक है। एचपीवी वायरस होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस के बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, और इसमें से टाइप 16 होता है जो जेनिटल वॉर्ड्स कॉज करता है। तो ये स्किन का ओवरग्रोथ ट्यूमर्स टाइप की लीजन्स होते हैं प्राइवेट एरिया में, और ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से ही फैलता है जेनिटल वॉर्ड्स। लोगों को नॉलेज नहीं होती है, तो कभी कभार वो ऐसे ही खुद से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत डेंजरस हो जाता है बाद में जाके। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए हुए हैं जो केमिस्ट ने उनको बताया कि आप ये केमिकल इस्तेमाल कर लो, या वो जो बहुत ज़्यादा जला देता है स्किन को। जी। तो ऐसे पेशेंट्स ने जैसे कि ये केमिकल इस्तेमाल किया है विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर, डायरेक्टली फ्रॉम द केमिस्ट, और वो लगा देते हैं अपने प्राइवेट पार्ट में। अगले दिन हम देखते हैं पूरा बर्न हो जाता है स्किन वहाँ का, और फिर उनको रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसी सेल्फ मेडिकेशंस भी थोड़ा सा ना रिस्की हो जाती है। और इसमें ये भी कन्फ्यूजन होती है जेनिटल वॉर्ड्स को लेके। मेरे पास फीमेल पेशेंट्स भी काफ़ी आती हैं और घबरा के कहती हैं कि हमने अपना सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट भी अलग से करा लिया। तो मैंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं होती सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट कराने की, क्योंकि वो सर्वाइकल कैंसर बहुत अलग चीज़ है। और इवन मैन आते हैं मेरे पास कह के कि मैंने सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट करा लिया। वहाँ पर ये बहुत हंसने वाली बात होती है एक्चुअली, क्योंकि सर्विक्स जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये मैन के अंदर होता ही नहीं होता है। तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है सर्वाइकल कैंसर की टेस्ट कराने की। और ये सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो एचपीवी के थ्रू देखा गया है, बट वो सब टाइप अलग है, और ये सब टाइप अलग होता है। तो ये सब टाइप जो होता है ये स्किन टू स्किन ट्रांसमिशन और एसटीडी से देखा जाता है। इस सब टाइप का जो जेनिटल वॉर्ड्स जो कॉज करता है एचपीवी, और सर्वाइकल कैंसर का कोई संबंध नहीं होता है। दोनों बहुत बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। सो सर अब मैं कुछ प्रोसीजर्स की बात करना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा फेमस है जब हम स्किन ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले आता है पीआरपी, जिसको हम वेम्पायर फेशियल भी कहते हैं। सो एग्जैक्टली ये पीआरपी क्या है, कैसे ये काम करता है, कितना इफेक्टिव ये है, इफ़ यू कैन टेल अस। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पीआरपी का फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ओके। तो ये देखा गया है कि जब भी जैसे किसी को चोट लगती है तो उसके बाद आपने देखा होगा हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है, कुछ ही दिनों में पपड़ी बन जाती है, स्कैब। तो ये इसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च ये किया गया था कि जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स के अंदर ही ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। जी। तो इसका प्रोसेस ये होता है कि हम आपके ब्लड सैंपल को निकालते हैं और उसको मशीन में सेंट्रीफ्यूज किया जाता है हाई स्पीड में, और इससे जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उसको हम निकालते हैं और इंजेक्ट करते हैं आपकी स्किन के अंदर, ठीक है। फॉर एंटी एजिंग पर्पस, कोलेजन स्टिमुलेशन एंड रिंकल रिडक्शन, और थोड़ा फेयरनेस में भी हेल्प करता है। कभी कभी इसको एमएनआरएफ के साथ भी कंबाइन किया जाता है, और पीआरपी जो है हेयर के लिए भी दिया जाता है। राइट, पीआरपी हेयर ग्रोथ के लिए भी जी होता है। जी हाँ। बिल्कुल। तो पीआरपी जो होता है मैं भी इस्तेमाल करता हूँ अपने पेशेंट में, अंडर आइज़ के लिए भी मैं करता हूँ, कभी कभी जहाँ पे रिंकल्स आते हैं उसको वहाँ पे भी मैं इंजेक्ट करता हूँ, और भी डर्माटोलॉजिकल कंडीशंस होती है जिसमें पीआरपी का इस्तेमाल किया गया है। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होते हैं, जितना आप पीआरपी कराओगे उतना ज़्यादा आपके बाल उगते रहेंगे, बट ये नए हेयर फॉलिकल नहीं ला सकते हैं पीआरपी। और फेस के साथ में भी सेम चीज़ है, जितने ज़्यादा आप सेटिंग्स कराओगे उतना ज़्यादा आप यंग लगोगे, बट इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होते हैं। ओके। जी सर माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, जी जी। ये जितना फैंसी टर्म सुनने में लग रहा है, क्या ये ट्रीटमेंट उतना फैंसी है, उतना लग्जूरियस है, बहुत एक्सपेंसिव है, क्या है, कैसे काम करता है, अगर आप इसके बारे में बता पाएँ हमें। बिल्कुल। माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक मशीन होती है जिसके अंदर एक प्रोब होता है, जिसके अंदर मल्टीपल नीडल्स होते हैं, और ये नीडल्स जो होते हैं ये आपकी स्किन के अंदर जाते हैं और एक आरएफ एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ठीक है। तो इससे होता क्या है कि आपकी जो बॉडी होती है एक माइक्रो इंजरी हो जाती है आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी फिर
हीलिंग का प्रोसेस अंदर से शुरू कर देती है। ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे आपने कोई प्रोसीजर कराया MNRF का, आप तुरंत ही अपने सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि आपने कोई प्रोसीजर किया है, और बॉडी अपना कोलाजन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे रिंकल रिडक्शन होने लग जाता है, स्किन टाइट होने लग जाती है। मैं इसको काफ़ी एक्ने स्कार्स में भी इस्तेमाल करता हूँ, और कभी कभी मैं डर्मा पेन के साथ में भी कंबाइन कर देता हूँ MNRF को, और PRP के साथ में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स होते हैं इसके साथ में, और बहुत अच्छे अलग अलग डिवाइसेस होते हैं MNRF के। इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई डाउन टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, 15 मिनट से 20 मिनट का एक सेशन होता है। और अभी लेटेस्ट ये भी देखा गया कि पिगमेंटेशन भी थोड़ा सा कम कर देता है MNRF। ओके। तो स्किन के लिए हर तरह से अच्छा ही है। ठीक है। सर लेज़र ट्रीटमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आज के टाइम पे लेज़र ट्रीटमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन है। बहुत सारी लेडीज़ जो हैं या फिर इन दैट केस मेन जो हैं वो भी अपने अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स के लिए लेज़र ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं। जी जी। सो लेज़र ट्रीटमेंट्स पर आपका क्या टेक है? लेज़र ट्रीटमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है इन द सोसाइटी। लोग बहुत डरते हैं लेज़र से। तो लेज़र कई प्रकार के होते हैं। क्यू स्विस लेज़र होता है पिगमेंटेशन रिमूवल के लिए, और आजकल पीको लेज़र आ गया है, तो और ज़्यादा एडवांसमेंट है उसका। मैं बहुत सारे अपने पेशेंट्स का मैंने इनफैक्ट कलर भी चेंज किया हुआ है, फ्रॉम हाइपर पिगमेंटेड यानी कि ज़्यादा डार्क ब्राउन या ब्लैक से लेके हम उनको वीटिश कॉम्प्लेक्शन तक लेके आए हैं। वाह। बट उसके बाद फिर देखिए पेशेंट का भी कॉस्ट फैक्टर होता है, बजट फैक्टर होता है, बजट लिमिटेशंस अगर होते हैं जी। तो हम फोर्स नहीं करते उनको करने के लिए। बट इसमें भी और टेक्निक्स होते हैं, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इस लेज़र को, कौन से टेक्निक से ज़्यादा मैक्सिमम रिजल्ट्स आए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा और भी तरह के लेज़र होते हैं, जैसे लेज़र हेयर रिमूवल होते हैं, वो खाली बस हेयर के लिए ही बना होता है वो जी। लेज़र। जी। वो पिगमेंटेशन में उसका कोई रोल नहीं देखा जाएगा। बट जो ये लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं चाहे फिर वो स्किन वाइटनिंग के हों, हेयर रिमूवल के हों, सो इनका रिजल्ट्स जो है वो कितने इफेक्टिव है? क्या वो रीग्रो हो जाती है या आपका कलर जो है वापस से चेंज हो जाता है, या इतने इफेक्टिव हैं कि एक बार आपने करा लिया तो बार बार आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी? हाँ देखिए, एक्चुअली जो क्यू स्विस लेज़र्स जो होते हैं उसके रिजल्ट्स नंबर ऑफ़ सेशंस ज़्यादा लग जाते हैं। तो पीको लेज़र के नंबर ऑफ़ सेशंस कम देखे गए हैं, कम सेटिंग्स में आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। और हाँ, ये एक्चुअली में पॉसिबल है कि हम लोगों का कलर चेंज कर सकते हैं। खासकर मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं मिलाज़मा के एक्ने मार्क्स के साथ में, और तो वो उनको काफ़ी डर होता है कि ये जाएगा नहीं, हमने तो हटा दिया है। और इस इनफैक्ट इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती इस लेज़र के साथ। जितने ज़्यादा आप सेशंस करोगे आप और गोरे होते जाओगे, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। क्योंकि देखिए काफ़ी लोगों को, फीमेल्स को भी इश्यूज़ होते हैं रिगार्डिंग देयर ब्यूटी। किसी को शादी करनी है, कोई पोस्ट मेनोपॉजल है तो उनको मिलाज़मा ज़्यादा बढ़ रहा है, वो बॉदर्ड होते हैं। ये हम मेन को समझ नहीं आती ये बातें, बट फीमेल्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपनी ब्यूटी, अपने लुक्स को लेके। जी। अगर एक पैच यहाँ पे आ गया वो बहुत डर जाएंगी। तो उनको ट्रीटमेंट की काफ़ी आवश्यकता होती है, काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, और इनफैक्ट मेन भी करते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। बट लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन होता है कि लेज़र्स ख़राब होते हैं आपकी स्किन के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। वेस्टर्न पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है लेज़र्स करना, इवन इंडिया में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। सर आपने स्किन वाइटनिंग और बॉडी कलर टोन जो है उसकी बात करी, तो ये एक बार करवाने वाला प्रोसेस है या आपको लाइफ टाइम इसको बार बार रिपीट करवाना पड़ेगा? नहीं, बार बार कोई रिपीट कराने की इसको कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई नीड नहीं होती है। तो ये कुछ सेशंस के बाद आपका रिजल्ट्स कुछ टाइम के बाद ही आते हैं इसमें, क्योंकि एक सेशन के जो रिजल्ट्स होते हैं 1 महीने के बाद आते हैं। आपकी बॉडी फिर जो डेड मेलानिन होती है, ये लेज़र क्या करता है कि एक लाइट को एक सिंगल रे में लेके आता है। जो लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती। लेज़र्स लाइट को एक सिंगल शॉट्स में लेके आते हैं, और हम ऐसे शॉट्स आपके जो पिगमेंटेड एरिया होते हैं उसमें हम टारगेट करके डालते हैं। शॉट्स देते हैं। तो वो लेज़र की लाइट जो होती है वो क्या करती है कि वो पिगमेंट के जो सेल्स होते हैं, मेलानिन को, मेलानोसाइट्स जो होते हैं उसको मारना शुरू कर देते हैं। राइट। तो पिगमेंटेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ख़त्म होने लग जाता है। इस तरह से काम करता है। ठीक है। जी जी, इसको कोई ज़रूरत नहीं होती बार बार कराने की, तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। डन।
सर हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स की बात तो कर लिया, मैं चाहता हूँ कि हम उन रेमेडीज़ की बात करें जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ें हमारे घर में हैं और हम अभी तक अज्ञात हैं कि इनका इतना अच्छा यूज़ हो सकता है हमारी स्किन के लिए, तो वो सब क्या होंगी? बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ तो देखिए बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपने डेली रूटीन में कर सकते हैं, जैसे कि सनस्क्रीन लगाना, जब भी आप बाहर जाते हैं तो सन गॉगल्स पहनना, थोड़ा सा हैट भी आप पहन सकते हैं, और अपनी स्लीप प्रॉपर लेना। डाइट में आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा आप खा सकते हैं। जी। सलाद लोग बहुत इग्नोर करते हैं, नहीं खाते हैं, तो वो भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अल्टीमेटली ज़्यादा मैटर करती हैं। आप अपनी स्लीप कितना ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी काफ़ी रीजनरेट करती है ड्यूरिंग द स्लीप प्रोसेस ऑल्सो। राइट। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ओवर यूज़ नहीं करना, ये सारी जितने भी कॉस्मेस्यूटिकल्स होते हैं, डी पिगमेंटिंग क्रीम्स का, जस्ट बिकॉज आपके कोई फ्रेंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं, तो ये सारा ओवर यूज़ करना, मिस यूज़ करना, ये भी थोड़ा मतलब अवॉइड किया जा सकता है, और जितना नेचुरल रहने की कोशिश करें उतना ज़्यादा बेटर है। राइट। सो बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन सर, व्हाट विल बी योर पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल द व्यूअर्स जो इस टाइम पर देख रहे हैं, क्या समझाना चाहोगे उन्हें? मैं ये समझाना चाहूँगा कि डोंट गेट obsessed विथ योर स्किन, कीप इट नेचुरल एंड फॉलो अ फिट एंड नॉर्मल रूटीन। आप अपनी स्लीप में फोकस कीजिए, अपने डाइट में थोड़ा जंक फूड अवॉइड करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, नेचुरली आपकी स्किन थोड़ा ग्लो करना शुरू कर देगी। राइट। एंड डोंट गेट obsessed विथ जो भी आप देखते हैं रील्स में और सोशल मीडिया में कि इसने ये ले लिया है, तो मतलब परफेक्शन की तरफ नहीं जाएं, नेचुरल रखें, तो वही सबसे बेस्ट एडवाइस है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनन फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। आपने आज बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स टच करे इस कॉन्वर्सेशन में जो आई थिंक हम सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड भी करते थे। कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनके बारे में हमें ऊपर ऊपर से नॉलेज थी, आज हमने डिटेल में बात करी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद हमने इग्नोर भी करी हुई थी। सो ओवरऑल मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे मिली एंड आई होप जितने लोग देख रहे हैं उन्होंने भी इन्जॉय किया हो। सो वंस अगैन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।